स्क्रीन दिख रही है? अभी प्रोसेस इन प्रोसेस अब दिखी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पूरा पहले भैया वो बताना कौन सी यूनिट है, मैं बता देती हूँ। बता दूं क्या? मेरा 3.1 यूनिट से 3 है। 3.5 तक है। हाँ ये तो पता है, पर ये बताया करो पहले कौन सी यूनिट है, फिर कौन सा टॉपिक है पहले चालू है। हाँ, वही इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। टू ऑर्गेनाइज एनी एंटरप्राइज इज अ टीम एफर्ट विद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इट्स एक्टिविटीज। तो अगर किसी भी एंटरप्राइज को अगर हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना हो तो उसके लिए एक टीम एफर्ट चाहिए होता है विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इट्स एक्टिविटीज। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी हम बोल सकते हैं एक्टिविटीज है, काम है सबके, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और जितना ज्यादा हो सके उतना डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि किसी एक बंदे पर पूरा भार ना आ जाए, सभी आराम से उठा सके उस कंपनी के एक्टिविटीज को और भार को। अब एक एक आदमी है, वो ज्यादा उतना ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर बहुत सारे आदमी हैं तो काम डिस्ट्रीब्यूट करके हम अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं। अ ग्रुप इज फॉर्म्ड एज अ टीम वर्क टू अचीव अ गोल और एन ऑब्जेक्टिव। व्हेन अ ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स as per their specialization and an individual heads, directs and controls that groups while ensuring smooth functioning। तो जब भी एक ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं सब ग्रुप्स में, तो एज पर देयर नॉलेज, एज पर देयर स्पेशलाइजेशन, उनकी फील्ड का उनमें जो भी नॉलेज है या फिर स्पेशलाइजेशन है, तो उनमें एंड इंडिविजुअल हेड्स, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स, तो उनमें भी सब ग्रुप्स में एक इंडिविजुअल होगा जो उनको हेड करेगा, उनको डायरेक्ट करेगा, उन पूरे ग्रुप के कंट्रोल करेगा। तो दैट ग्रुप में हमेशा स्मूथ फंक्शनिंग होता रहेगा, तो इससे केओस नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, और स्मूथली रन होता रहेगा उनकी एक्टिविटी, उनकी सारी एक्टिविटीज। दिस डिवीजन और डिपार्टमेंटलाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये डिवीजन को या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन को, हर एक आदमी को अलग अलग डिपार्टमेंट में अपॉइंट करना और उनको काम देना, उन्हें उसे कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Mullins maybe and other describes the organization structure as the pattern of relationships between roles in an organization and its different parts। तो ये तीन है, और बाकी दूसरे सब है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक पैटर्न के रूप में देखते हैं, जिसमें रिलेशनशिप, पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स के नजरिए से देखते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स को ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है। मतलब हर एक रोल को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है, ताकि हर एक एम्प्लॉय उनके रोल, पर्टिकुलर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके। हेलो इन विद्या भैया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हेलो हाँ। विद्या हेलो, भैया, आपने हाँ। मुलिन्स बोले ना, जो स्ट्रक्चर मुलिन्स, तो वो क्या है? मतलब स्ट्रक्चर का नाम है क्या? तो मुलिन्स आपने पर बोले थे, ये लिखा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मुलिन्स, तो मुलिन्स क्या है? नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद फुल स्टॉप है। मिलियंस मे हाँ बी उसके बाद एंड जो मुलिन्स अदर्स। वर्ड आया है ना, उसमें उसमें बोल रही हूँ, उसका वर्ड का मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, मुलिन्स मलिन्स एक अलग ही नाम है, वो मुलिन्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते। स्ट्रक्चर के बाद फुल स्टॉप है। So हाँ तो Mullins is an मुलिन्स ही author, क्या right? है, मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ, मतलब मलिन्स एक ऑथर है, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक स्पेशल, एक एक्सपर्ट आदमी है जिन्होंने मे बी और दूसरे अदर्स के साथ डिस्क्राइब किया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, एक ओ नाम है रिलेशनशिप के किसी का, पैटर्न ठीक है से। ठीक है ठीक है भैया, कंटिन्यू। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ समझ में ना आया हो? नहीं, all good. किसी को कोई डाउट? हेलो? All good. Doubt नहीं है. Thank यू you. विल ओके ओके। कंटिन्यू भैया। हाँ हाँ। So in organizational structure, allied jobs are grouped together for the most effective and efficient use of organization resources। तो organizational structures में जितने भी jobs है उन्हें grouped करके gather करना पड़ता है। मतलब इसका मतलब हम कह सकते हैं जितने भी जॉब्स हैं वो हर एक इंडिविजुअल को इक्वल मिलना चाहिए और उनमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बेसिकली इसमें कहा इतना ही जा रहा है कि एक आदमी 5 लोगों का काम ना करे, तो वरना फिर टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा, वो बंदे को उतनी ज़्यादा सैलरी भी देनी पड़ेगी, और अगर क्या बोलते हैं, कभी-कभार मैनेजमेंट में भी ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि एक आदमी इतने लोगों का काम कर रहा है, फिर भी उसकी सैलरी उतनी नहीं है या फिर बहुत सैलरी लेके जा रहा है। तो उससे अच्छा है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स होनी चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट में कुछ स्पेसिफिक आदमी होने चाहिए, जिससे कि वो
ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से और इफेक्टिव यूज कर सके, और जितना भी हो सके तो उनका काम अच्छे से कर सके बिना कोई रोक टोक के। डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब एक बंदा बहुत सारे लोगों का काम कर रहा है तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा फिर उससे। वो रोबोट नहीं है ना ही कोई मशीन है कि हर एक आदमी का काम वो अकेले कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। Phil Alexander, president of Martello Holdings. Co., believes that organizational structure must be simple with as few management levels as possible. तो फिल अलेक्जेंडर के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी सिंपल। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, तो यही सही है उसके हिसाब से। जितने फ्यू मैनेजमेंट लेवल्स होंगे उतना अच्छा है। अब अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर मिडिल मिडिल हाई है, फिर मिडिल है, फिर मिडिल लोअर है और फिर लोअर है, इतने 5-6 जितने भी ज्यादा मैनेजमेंट के लेवल्स होंगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा कंपनी का प्रोसेस। उतना ही मतलब ऑर्डर रिसीव करने में, सबऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन में, काम करने में, गोल्स अचीव करने में उतना देरी होगा। तो हो सके तो लीस्ट विद एज फ्यू मैनेजमेंट लेवल्स एज पॉसिबल शुड बी सिंपल। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है उस काम को। मतलब अगर एक काम यहाँ से वहां तक जो हो रहा है इजीली, तो हमें उसे डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है, शुड बी सिंपल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। The simple structure ensures transparency in work and easy to handle. अब अगर मैं एक साथ 5 लकड़ियां उठा रहा हूं तो मैं आसानी से उठा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक साथ 15-20 लकड़ियां उठा रहा हूँ तो ये कैसा है मेरे लिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर लकड़ियां गिर गई तो मुझे फिर से सारी लकड़ियां उठानी पड़ेंगी और बाद में फिर मैं लेके जाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए अनईजी हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा एक जगह से दूसरे। लेकिन अगर वैसे ही कम लकड़ियां होंगी तो मैं आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाऊंगा। तो वैसे ही इसमें ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी होगी और इजी टू हैंडल होगा। जितने ज्यादा लेवल्स होंगे, अब जैसे कि कोई लेवल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो मिडिल लेवल में फॉर एग्जांपल छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो वहां पे जाके हम फटाफट जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब जितने ज्यादा लेवल होंगे मैनेजमेंट में उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगा, उतना ही ज्यादा संभालना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा टाइम लेगा वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में। इसलिए फिर पता नहीं चलेगा किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, क्या सॉल्यूशन हम लाए। बेसिकली कंपनी का वर्क एटमॉस्फेयर इससे अफेक्ट होगा। इसलिए जितना हो सके उतना ट्रांसपेरेंसी होने का, और हो सके तो इजी टू हैंडल रखने का सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सब हो सकता है सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर की वजह से। कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर होगा तो उतना ही कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, सिंपल स्ट्रक्चर होगा तो उतना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। इट इज बेसिकली कंसिडर्ड विद रिलेशनशिप बिटवीन टाइम, मनी, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। तो ये रिलेशनशिप है टाइम के बीच में, मनी, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, जितने भी ये सब सारे रिसोर्सेज है, टाइम, मनी, उनमें उनके बीच में एक रिलेशनशिप कंसिडर होती है इसमें। इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प्स टू मेक स्वॉट एनालिसिस। अब कोई मुझे बता सकता है स्वॉट एनालिसिस क्या है? एनीवन? हाँ भैया, क्या बोले आपने? कोई मुझे शॉर्ट बता सकता है स्वॉट एनालिसिस, हाँ एनालिसिस क्या दो है? मिनट बता दी। शॉर्ट स्वॉट मैं एनालिसिस, बता देता हूँ, सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही है। अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छा भैया। वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अभी वीकनेस, अभी जैसे कि अभी का वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी। ही देख लीजिए, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर होगा तो हमें इससे आसानी से पता चलेगा कि किस किस की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, उन्हें कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल अपॉर्चुनिटी भी सकती है। बताता है, हाँ। हाँ उन्हें, हाँ मतलब वही अपॉर्चुनिटी, वीकनेस। हाँ उन्हें कैसे, उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या होगी, उनकी वीकनेसेस क्या क्या होंगी, उनको अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से कैसे मिलेंगी, और उन्हें आगे चल के कैसे कैसे थ्रेट्स आएंगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसका एनालिसिस भी इनको सिंपल वे में हो जाएगा अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा होगा तो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, लूप होल्स, अपॉर्चुनिटीज एंड ये थ्रेट्स। आपने एक बताए थे 2 मिनट, जो आपने आखिरी में जो टी का फुल फॉर्म बताए थे ना, थ्रेट ऐसा कुछ, उसका मतलब वो क्या है? थ्रेट, थ्रेट, इट इज हाँ थ्रेट, थ्रेट। उसका मतलब, हाँ उसका हाँ, मतलब। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। हाँ सो हाँ, any organization's strength, loopholes, opportunities and threat could be better analyzed with a simple organizational structure.
अब अगर जितना कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा उनके लिए फाइंड करने। अब जैसे कि अगर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, अब जैसे मान लीजिए सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में व्हाइट दीवार में अगर मैं एक ब्लैक डॉट लगा दूं तो इजीली दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं ब्लैक डॉट में ब्लैक कलर का डॉट लगाऊं, ब्लैक दीवार पे ब्लैक डॉट लगाऊं, तो दिखेगा क्या वो? नहीं। तो वैसे ही है वो इसमें, दिखेगा। ऐसा ही है, जितना सिंपल होगा उतना ही सिंपल रहेगा, और जितना कॉम्प्लिकेट आप उसे करेंगे, जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही उनके लिए वर्स्ट होगा। सो इन with the help of और सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्ट्रेंथ्स है, जितनी भी वीकनेसेस है, लूप होल्स है सिस्टम में, उनके वर्किंग सिस्टम में, बिजनेस में, कितनी अपॉर्चुनिटीज वो ग्रैब कर सकते हैं और कितने थ्रेट्स है। हाँ, किसी को कोई डाउट? नहीं भी किसी को कुछ? कंटिन्यू विल। ओके ओके, हाँ। मेरे को सो मेरे को एक बार सिंपल थ्रेड्स का बता दो ना भैया, थ्रेड्स का बता दो एक बार क्या होता है, जो अभी आपने एक बार फिर बता दो मेरे को, उसमें मतलब कंफ्यूजन है एक्चुअली, उसका मीनिंग क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस का। नहीं ना यार, वो थ्रेड्स का जो बताया था ना लास्ट में, उसका पूछ रही हूँ मैं। अभी हाँ जो देखो, आपने हाँ हाँ, मैं बोलता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन हाँ के जितने भी स्ट्रेंथ्स है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत क्या है, उनके बीच में लूप होल्स कितने, मतलब कितनी गड़बड़े हो सकती है, कितनी गड़बड़े अगर वो कर सके, उनका वो लेवल देखना। उनके क्या लेवल है स्ट्रेंथ्स के, क्या लेवल है वीकनेसेस के। वीकनेसेस मतलब लूप होल्स एक तरह के, कि हाँ ये कंपनी, मतलब इस कंपनी, ये मामले में फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन भी अच्छा कर रही है, कस्टमर के साथ रिलेशंस भी अच्छे हैं, लेकिन उनका ये एक थ्रेट है, मतलब ये, मतलब थ्रेट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक ड्रॉबैक है उनका, एक लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है उनके लिए, ये एक वीकनेस है उनकी मतलब कि इसका वो एक्चुअली मतलब एक वर्ड में इसका मीनिंग होगा क्या थ्रेड्स का। लूप होल्स का, नहीं ना, थ्रेड्स का ही मतलब एक थ्रेट्स वर्ड का, में हाँ मीनिंग, थ्रेट्स का, इसका ओके। मीनिंग क्या अब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अब जैसे कि वो मोनोपोली में थी वो कंपनी, तो अब कंपटीशन की वजह से अब डिओपोली हो गया, या फिर परफेक्ट कंपटीशन जैसा हो गया। जैसे कि इकोनॉमिक्स में आपने आपने पढ़ा ही होगा हम सबने, कि मोनोपोली अब कहीं पे भी रही नहीं है। तो अब जैसे कि कोई भी कंपनी जो मोनोपोली में है, अब मेरा अकेले का फायदा हो रहा है, इससे तो मैं मतलब बादशाह बन गया, लेकिन अब मेरा कोई कंपटीशन आ गया, मेरा कोई कॉम्पिटिटर आ गया, तो मुझे डर लगेगा कि यार ये मेरे से अगर बेहतर प्रोडक्शन करेगा, मेरे से बेहतर सेल्स करेगा, तो मेरे ये प्रॉफिट लेके जाएगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो वैसे ही ये एक तरह का थ्रेट है कंपटीशन, एक थ्रेट। जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही खराब है, कंपनी चलो शायद अच्छी होगी, बाहर से दिखने में अच्छी है, लेकिन अंदर से बुरी है, तो ये कंपनी के लिए एक थ्रेट है। क्योंकि अगर अंदर से कंपनी अच्छे से काम नहीं करेगी तो फिर प्रॉफिट कहाँ से कमाएगी, लॉसेस में जाएगी, और कंपनी शट डाउन भी हो सकती है। वैसे थ्रेट, उसके लिए क्या क्या खतरा है, थ्रेट का मतलब खतरा कंपनी के लिए, हाँ भैया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। समझिए। तो ठीक है भैया, जितना थैंक यू सिंपल भैया। स्ट्रक्चर होगा उतना ही एनालाइज करने में ये बेटर होगा, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्ट्रेंथ्स है, स्वॉट एनालिसिस बेसिकली। तो इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, प्रॉपर प्लानिंग टू इंक्रीज टर्नओवर बाय रिड्यूसिंग ओवरहेड्स बिकम्स एसेंशियल। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस करके, प्लानिंग करके, प्रॉपर मतलब ऐसे प्रॉपर प्लानिंग करके, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमारे कॉम्पिटिटर्स को बीट करके हमारा टर्नओवर इंक्रीज करना बहुत ही एसेंशियल बन जाता है। बाकी आगे भी यही है। ये पैराग्राफ अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये इसमें उतना कुछ नहीं है, बहुत टाइम चला जाएगा फिर, इसलिए इंट्रोडक्शन में। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ तक किसी हाँ को नहीं कोई भैया, डाउट है? कंटिन्यू आगे 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 कर दो, आगे समझ में आ गया कि मेन ओके, कॉन्सेप्ट इसका। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। किसी ने कुछ बोला था, किसने, सीटल ने, कि धमकी ट्रेड का मीनिंग, ऐसा बोली उसने। क्या जानना है? धमकी, सीटल ने लिखी थी कि ट्रेड जो बताया था उसका मीनिंग धमकी, ऐसा लिखी उन्होंने। हाँ वही नहीं, धमकी, थ्रेट का मतलब धमकी, तो हाँ वो हो सकता है, लेकिन थ्रेट का मतलब मैंने प्रॉब्लम, तो एक तरह मतलब का मतलब ऐसे प्रॉब्लम, डेंजर या इशू, डेंजरस हाँ, प्रॉब्लम या इशू डेंजर मतलब ऐसा। वो कंपनी के लिए डेंजर है, हाँ वैसे ही। अब जैसे कि हाँ देखो, कोई धमकी कंपनी की मीन्स, कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है, देखो तो मैं समझाता हूँ। कंपनी की कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स है, कुछ कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स है, जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है, और अगर वो सीक्रेट्स बाहर आ गए तो कंपनी का सारा डेटा एक्सपोज हो जाएगा, उनके लिए थ्रेट बन जाएगा। अब जैसे कि रॉ है, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में रॉ, आईएसआई, जैसे कि मतलब बोलते हैं ना, एजेंट टाइप मूवीज आपने देखी होंगी। अब रॉ के जितने भी एजेंट्स है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई, तो रॉ तो पूरा मतलब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बाद में सारी एजेंसीज रॉ के एजेंट्स को मार देगी कंपटीशन के लिए, और अपने मतलब अपने रिलीजन मैटर्स, अपने कंट्री मैटर्स के लिए। तो वैसे ही ये एक थ्रेट है और रॉ के लिए,
ये ऐसे जितने भी रोग एजेंट्स है, अब जैसे कोई रोग एजेंट है, मतलब जो रोग हो गया है, बागी हो गया है, वॉर मूवी में, बेसिकली वॉर मूवी में कैसा था, ऋतिक रोशन रोग हो गया था, वैसे ही ऑल तो था नहीं, लेकिन रॉ तो वैसा ही समझ रहा ना कि वो तो रोग रोग हो गया है वैसे, हाँ लीक कर दी उनकी yes, कॉन्फिडेंशियल yes. और पर्सनल गुड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल ये एक तरह का वार थ्रेट है मूवी के। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैसे। हाँ ठीक है भैया, मतलब मैं समझी, समझ मतलब गए ना? ये है कि आप ये बोलना चाह रहे हो ना कि जो कंपनी में मतलब डेंजर हो सकता है जो अंदर से, मतलब क्या है, अगर अपन हाँ, को ये कंपनी के बारे कंपनी में के लिए बताइए क्या क्या हाँ खतरे हो सकते हैं, मतलब क्या क्या हाँ खतरा हो मतलब सकता है, अब जैसे, डेंजरस, हाँ 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 डेंजरस, मतलब हाँ डेंजर वही हो सकता मतलब, है, क्या हाँ खतरा हो सकता है आने वाले, जैसे कि एग्जाम्पल से में, जैसे अपने जो भूकंप आता है, सुनामी वगैरह कई सिटी में आ जाती तो पहले हाँ थी जो उसका हाँ वही, कंपनसेशन ये करती भी, थी, हाँ ये भी हो सकता है, नेचुरल सुनामी डिजास्टर्स की वगैरह, वजह से ये सुनामी भी एक थ्रेट वगैरह, हो सकता है। देखो जैसे कि हाँ कंपनी बहुत ही मतलब हाई लेवल पे बिल्डअप, जैसे कि मान लो कंपनी जो है बहुत ही हाई माउंटेन्स पर बिल्ड की गई है इंडस्ट्री, या तो कोई भी ऐसी, अब लैंडस्लाइड हुआ कुछ ऐसा, माइनिंग वगैरह हुआ वहां पे, तो क्या करेगी, गिर जाएगी कंपनी। हाँ तो वहां पे सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना, ये एक तरह का मतलब खतरा है, डेंजर। हाँ, अब जैसे कि हाँ मतलब बहुत ही डेंजर है हैजार्डस इसको तो, जगह है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स, ले लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कंस्ट्रक्शंस का काम है, रियल एस्टेट का काम है, तो यहाँ पे वर्कर्स की सेफ्टी, वर्कर्स का इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब, ये भी एक तरह का क्या बोलते हैं, एक क्योर है, एक ऐसा प्रोविडेंट है जहाँ जो कंपनी को काम आता है, ताकि थ्रेट्स जितने हो सके उतने कम हो, सेफ्टी मेजर्स लेना वगैरह ये सब, तो इससे थ्रेट हाँ कम मतलब होता है। पहले से जो गवर्नमेंट थी वो पहले से अरेंज करके रखी है, अब ये नहीं कि मतलब कई सिटियों में ऐसा रहता है पहले हाँ, की अब जैसे पहले की कि सुनामी आ जैसे जाती कि है, कोई कंपनी में, कोई कंपनी का बहुत ही एसेंशियल आदमी, जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा मैनेजर बीमार हो गया, तब क्या करेंगे, तो एक विजिटिंग डॉक्टर भी रख सकती है कंपनी, तो जिससे कि वो तुरंत उनका इलाज कर देंगे, या तो फिर तुरंत बता देगी कि इनकी प्रॉब्लम सीवियर है या फिर लो है, मतलब ये छोटी मोटी बीमारी है, एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे, या फिर बहुत ही सीवियर बीमारी है। तो वैसे ही एक तरह का थ्रेट है कंपनी के लिए, क्यों, क्योंकि वो उनका मेन आदमी, अब मेन आदमी ही अब अगर काम ना कर सका तो फिर कंपनी तो बंद हो जाएगी, उस दिन कंपनी का काम रुक जाएगा। अब सिंपल है मतलब ये, ऐसा मान लीजिए कि क्रिकेट में अब 5 विकेट्स गिर चुकी है और 100 रन बनाने, तो छठे आदमी पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब अगर छठा आदमी भी आउट हो गया तो फिर बॉलर्स बचे, अब बॉलर्स तो कहाँ 100 रन मार पाएंगे, तो वैसे ही तो छठे आदमी पर ही पूरी मैच निर्भर है। अब अगर छठा आदमी थ्रेट भी बन सकता है और वो सक्सेस भी बन सकता है, मतलब वो उसी पर सब निर्भर है, वो थ्रेट भी है और उसके साथ साथ वो एसेट भी है, ही इज ऑल्सो अ लायबिलिटी एंड ही इज ऑल्सो एसेट। अब उस पे उसी के ऊपर है कि वो बचाता है या फिर मराता है, इट्स अप टू हिम। तो ये एक तरह का वही मतलब थ्रेट है, खतरा, ये कंपनी के लिए हाँ नुकसानदेह हो सकता है। अब जैसे कि कोई ऐसी कोई भी मतलब ले लीजिए, चलिए ट्रेडिंग की कंपनी है, तो उसमें, अब ट्रेडिंग में तो जैसे कि आप जानते हैं रिस्क 50-50 होता है, मतलब मुनाफा 50 हो सकता है या तो लॉस भी 50 हो सकता है। हमने ये सोचा कि हमें 100% मुनाफा होगा, लेकिन हम गलत भी हो सकते हैं, इसमें थ्रेट है, रिस्क है, एक रिस्क 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 भी भी बोल है, सकते हैं इसे, थ्रेट को। बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क होता है, हाँ, रिस्क, रिस्क रिस्क भी लेना बोल पड़ता है, सकते हैं थ्रेट्स को, कि ये अगर हमने इनको हाँ अगर अनदेखा किया तो ये आगे चल के हमारे लिए ही मुसीबत बनेगी, वैसी बात है थ्रेट्स। तो हो सके तो थ्रेट्स कम करने की, जितनी अपॉर्चुनिटीज आती है उन्हें ग्रैब करने की, उन्हें काम में लाने की, लूप होल्स हो सके तो बंद होने मतलब ऐसा बोल सकते हैं, लूप होल्स को कम करो या तो फिर पूरी तरह बंद हो जाए, वीकनेसेस को छुपाओ और स्ट्रेंथ्स को बढ़ाओ, या तो फिर वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करो, सिंपल, इतना ही है इसमें। हाँ भैया, ओके क्लियर हो गया भैया, आगे नेक्स्ट ओके, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ठीक है कंटिन्यू। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ भैया, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की दिख रही है, अब उसका आवाज डायग्राम सुनने शो की हुआ है, जरूरत नहीं है, मैं बाद में समझा दूंगा। मुझे बस 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड में इसका बोलना बंद हो जाएगा। ठीक है भैया। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रिलेशनशिप, ये प्रेजेंट रिलेशनशिप बता रहा है जो हाँ, कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, उसका मीनिंग क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का मतलब ये भी हो सकता है, देखिए ये एक पीपीटी है, तो ये पीपीटी में ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ये दिख रहा है। हाँ दिखा, फिगर 1 सिंपल दिखा दिखा, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का ये एक थोड़ा ब्लर सैंपल है दिख रहा है बस, पीपीटी में।
दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ दिख रहा है। दिख रहा है हाँ, सर। तो जैसे कि देखिए सबसे पहला आता है सीईओ। तो बेसिकली एक कंपनी का सबसे हाई रैंकिंग ऑफिसर कौन सा होता है, तो एक सीईओ होता है। फिर उसके नीचे आते हैं प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स। फिर आते हैं हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, सेक्रेटरी, सब ऑर्डिनेट्स, फिर एम्प्लॉयज, फिर वर्कर्स। तो ये एक तरह का चार्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, फ्रॉम हायरार्की, टॉप लेवल मैनेजमेंट टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऊपर से लेके नीचे तक। जैसे दूसरे एग्जांपल में भी हम कह सकते हैं राजा, मंत्री, राजा, मंत्री, उसकी पूरी मतलब बोल सकते हैं जितने भी दरबारी है वो, और फिर प्रजा। वैसे राजा से लेकर प्रजा तक, सीईओ से लेकर क्लर्क्स या फिर लोअर लेवल जितने भी सब ऑर्डिनेट्स है, जूनियर्स है या फिर ट्रेनीज है, वो वर्कर्स। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, आप देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं डाउट नहीं है फिलहाल। ओके ओके ओके। सो हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का मतलब क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन relative designations or the positions of jobs within the organization। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो सबसे पहला है वो सीईओ हो सकता है, या तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। और उनके नीचे फिर आते हैं सीईओ, फिर उनके आते हैं चीफ सेक्रेटरीज, फिर आते हैं प्रेसिडेंट्स, फिर वाइस प्रेसिडेंट्स, फिर जनरल मैनेजर्स, फिर सब जनरल मैनेजर्स, फिर नॉर्मल मैनेजर्स, कोई एक ब्रांच का पर्टिकुलर मैनेजर, और फिर आते हैं लोअर लेवल क्लर्क्स या फिर एम्प्लॉयज या फिर वर्कर्स वगैरह। तो ये एक तरह का चार्ट है पूरा, आप देख सकते हैं। तो ये चार्ट में फॉर्मल होता है, ये चार्ट भी फॉर्मल है। इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। और इसमें रिलेशनशिप्स बताए जाते हैं बिटवीन रिलेटिव डेजिग्नेशंस। जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनका, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक एम्प्लॉय का चार्ट इसमें होगा, नो। एम्प्लॉयज मतलब जितने भी काम करने वाले वो सब एक में आएंगे। फिर जनरल लेवल मैनेजर्स, फिर मिडिल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल मैनेजर्स आएंगे, टीम लीडर्स आएंगे। फिर उनके ऊपर प्रेसिडेंट्स, मतलब प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, जर्नल लेवल मैनेजर्स, और फिर हो गए सीईओ, और फिर ऊपर हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जितने भी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, बोर्ड मेंबर्स है, फाउंडर्स है, ये सब ऊपर आएंगे। तो वैसे ही है ये। तो इनमें डिफरेंस ये होता है कि हाँ, तो इनमें इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन रिलेटिव डेजिग्नेशन। जितने भी लोगों के डेजिग्नेशन है, वो क्या काम करते हैं एक कंपनी में, वो दिखाता है। और उनकी पोजीशंस ऑफ जॉब्स, उनकी पोजीशन क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका रैंक क्या है, ये सारे हम कह सकते हैं एक तरह के रैंक्स है। फर्स्ट रैंक में वही जैसे कि मैंने अभी कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर सीईओ है, फिर सेक्रेटरी है, फिर प्रेसिडेंट्स है, फिर वाइस प्रेसिडेंट्स है, फिर जनरल लेवल मैनेजर्स है, फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स है, हाई लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल, वैसे ही नीचे नीचे जाती जाती है पोजीशंस। जैसे कि राजा, मैंने पहले कहा राजा, प्रजा, मतलब राजा, मंत्री, फिर दरबारी, और फिर प्रजा। वैसे ही टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर मिडिल लेवल, और उनकी क्या क्या पोस्ट है, उनकी क्या क्या डेजिग्नेशन है, उनका क्या क्या जॉब है, और उनकी कौन सी पोजीशंस है, कौन से रैंक्स है। इट इज अ डायग्राम showing the groupings of different elements of a single field of knowledge। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे, मैंने गूगल किया हुआ है, तो ये दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ उसमें ये पिक्चर आपको दिख रहा है, मतलब हैंडराइटिंग बड़े हैं या फिर मैं दूसरा एक इमेज दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, पहले प्रेसिडेंट है मार्क डेविस, बाद में वाइस प्रेसिडेंट एचआर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, फिर उसके अंदर आएंगे हाँ, स्टाफ्स, मतलब फिर अलग अलग रिक्रूटिंग। डिपार्टमेंट के सबको उसमें बांट में, एक हाँ, अलग डिपार्टमेंट है अलग उसके सबकी डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग उनकी पोस्ट है। डेजिग्नेशन है, उनमें हाँ। कौन कौन, हाँ वही, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने कहा डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हम्म। एंड एक्टिविटीज। तो वैसे ही एक आदमी हर एक काम तो करेगा नहीं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स डिफरेंट लोगों को देगा जिनमें उनकी हाँ, स्पेशलाइजेशन है। मतलब इससे तो देखो टाइम भी शॉर्ट लगेगा
और जल्दी भी हो जाएगा काम, हाँ, अब मैं अगर टाइम भी मार्केटिंग वाले को बचेगा। बोलूंगा कि चल भैया जाके सेल्स देख के आ, तो वो कैसे देखेगा? उसकी स्पेशलाइजेशन ही नहीं है उसमें। तो वैसे ही हर एक का अलग अलग काम डिफरेंट डिफरेंट देना, और उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एचआर उसका काम अलग है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस उसका काम अलग है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग उसका काम अलग है। फिर उनके अंदर आएंगे स्टाफ्स, अकाउंट्स, ट्रेजरी, कस्टमर सर्विसेज, सेल्स, डायरेक्टर्स वगैरह, ये सब अलग अलग पोस्टिंग्स होंगे इनके। ये दूसरा एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन। डिवाइड कर देना हर एक चीज को। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का यही मतलब होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। It is a diagram showing the grouping of different elements of a similar field of knowledge. तो जितने भी जैसे कि एम्प्लॉयज है तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएंगे, मैनेजर्स है तो वो मैनेजर्स की कैटेगरी में आएंगे, सीईओ उसकी एक अलग कैटेगरी होगी, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनमें सारे फाउंडर्स, सीईओ के मतलब सीईओ रह चुके वो लोग, और फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह वो लोग आएंगे। दिस हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। तो इससे हमें रिलेशनशिप का पता चलता है कि कौन हमारे ऊपर है, कौन हमारे नीचे है। तो इससे एक रिलेशनशिप पता चलता है। अब ऐसा कभी कभार ना, मतलब ऐसा भी हो सकता है कभी कभार कि हम हमारे मैनेजर्स को ही कभी कभार डिसरिस्पेक्ट के साथ बात कर दे, लेकिन फिर हमें पता चला कि ये तो हमारे मैनेजर है, ये हमारे सुपीरियर है, हमें इनसे रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए थी, लेकिन हमने इन्हें डिसरिस्पेक्ट के साथ बात की, हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किए, अगर ऐसा कहे तो इससे ये चार्ट से हमें पता चलता है कि हाँ ये हमारे मैनेजर्स हैं, इनके साथ हमें अच्छे से बात करनी है, फॉर्मल वे में बात करनी है, और ये हमारे जूनियर्स है, सब ऑर्डिनेट्स है, मतलब वर्कर्स या तो फिर क्लर्क्स नीचे के लेवल के जितने भी। हाँ हाँ, इनके साथ हम जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा वे होना चाहिए, दैट्स इट। और इसमें हमें पता भी चलता है कि कौन क्या काम कर रहा है, और कौन कितने लोग हैं एक डिपार्टमेंट में, एक फील्ड में, एक सेगमेंट। और इससे एक ही ग्लांस में पता चल जाता है, एट अ ग्लांस, मतलब एक नजरिए में ही दिख जाता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में बस इतना ही है। इसके डिसएडवांटेजेस कुछ कुछ हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। सम ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। बस 30 सेकेंड बस ज्यादा से ज्यादा। मत करो यार। तो इसमें हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस समटाइम्स organizational charts can be large and very complicated, therefore small charts for each individual departments are created। अब जैसे कि हम ले लीजिए, इंडिया का एक मैप बनाना है हमें, तो हम अगर इंडिया का मैप पूरा एक साथ बनाएंगे तो वो कभी कभार उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया है बहुत ही बड़ा कंट्री, और उसे हम छोटे पेपर में तो दिखा नहीं सकते। तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टेट वाइज डिवाइड कर सकते हैं, 28 टीम्स या फिर 29 टीम्स को बोलेंगे कि आप पर्टिकुलर स्टेट्स ले लीजिए, और फिर हम उन सभी स्टेजेस को कंबाइन करेंगे, मतलब हम उन सभी के चार्ट्स को कंबाइन करके एक पूरा कंट्री बनाएंगे। तो वैसे ही ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड होता है चार्ट्स इनमें। तो मतलब अगर एक चार्ट में अगर पूरा कंपनी का हम हाल नहीं दिखा पाएंगे, तो उससे अच्छा है स्मॉलर चार्ट्स, हर एक डिपार्टमेंट का खुद का अपना चार्ट, सेल्स का अलग चार्ट, फिर मार्केटिंग का अलग चार्ट, फाइनेंस का अलग चार्ट, फिर प्रोडक्शन का अलग चार्ट। तो वैसे ही हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग इंडिविजुअल चार्ट्स बनाना, स्मॉल चार्ट्स में, ताकि हम अच्छे से डिस्कस कर सके और हमें पोजीशन पता चले हमारी कंपनी। अब दूसरा पॉइंट आता है, ये जो जितने भी चार्ट्स है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के, वो हम हर बार अपडेट नहीं कर सकते, हर फ्रीक्वेंटली वी कैन नॉट अपडेट दैट, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस है जिनमें लार्ज टर्नओवर होता है। तो अब लार्ज टर्नओवर्स को हम छोटे मोटे चार्ट्स में या फिर ऐसे में नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें बड़े चार्ट्स चाहिए, उसके लिए बड़ा डेटा चाहिए, एनालिसिस एनालिसिस हमें ज्यादा अच्छे और बड़े तौर पे करना पड़ेगा। तो हम छोटे मोटे चार्ट से इसमें बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते, therefore it quickly becomes outdated। अब जैसे कि हमने आज का चार्ट बनाया, लेकिन कल का चार्ट हमें फिर से बनाना पड़ेगा, उतने चार्ट मतलब बनाने के लिए टाइम होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं होता कभी कभार। तो हर बार हर दिन हर एक चार्ट बनाने से अच्छा है कि हम उन्हें
स्मॉलर जैसे कि मैंने ऊपर कहा, हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को उनके छोटे मोटे चार्ट्स दे दिए जाए ताकि वो अच्छे से बना सके और हमें एक पता चले हमारी कंपनी की सिचुएशन क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन क्या है। क्योंकि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना ही चार्ट्स धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि बड़ी कंपनी है, टर्नओवर बड़ा होता है उसका। अब एक बड़े से टर्न, जैसे कि मैंने कहा इंडिया को हम एक मैप में तो ला नहीं सकते, तो वैसे ही अलग अलग मैप्स को कंबाइन करके हम एक इंडिया बना सकेंगे। तो इसलिए अब अगर जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए कोई भी एक स्टेट ले लीजिए, चलिए महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी थी पहले, तो ले लीजिए फॉर एग्जांपल 10 करोड़, लेकिन आज 10 करोड़ की बजाय 11 करोड़ होगी। और फिर कल फिर 10 करोड़ 50 लाख जितनी होगी। तो ये हर दिन बदलता 23 रहेगा। लाख हाँ, 1956 में 23 लाख थी। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ। तो ऐसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का यही प्रॉब्लम होता है, डेटा हर दिन बदलता रहता है, इनफैक्ट हर घंटे बदलता रहता है। तो अब हर एक घंटे के लिए हम अलग अलग चार्ट्स बनाएंगे, तो फिर तो ऐसे तो फिर फायदा ही क्या हुआ। तो इसलिए स्मॉल चार्ट्स बनाने के और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स को दिखाने के, तो इसका ये एक ड्रॉबैक है कि ये सारे चार्ट्स एक ही घंटे में आउटडेटेड हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा, हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, फ्रेश इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये एक दूसरा आउटबैक है, इसका ड्रॉबैक हम कह सकते हैं। लेकिन आजकल जितने भी डाटा रहते हैं वो तो कंप्यूटर में रखते हैं ना। एक मिनट मानसी, एक मिनट। हाँ बोलो, कुछ कोई डाउट है? मैं बोल रही थी चुप मैं बोल रही थी कि जो अपना जो मतलब आजकल के जितने भी डाटा रहते हैं वो कंप्यूटर में रखते हैं ना, पहले जैसे कि रख पहले से सिस्टम चल ही रहा है। हाँ लेकिन हर एक घंटे में अब तुम कहाँ से बनाओगे? बनाने के लिए भी तो टाइम तो लगेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि एक ही मिनट में चार्ट बना दिया। पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, टीम मीटिंग बिठाना पड़ेगा, फैसले लेने पड़ेंगे। बनाएगा कौन? करेक्ट एक्यूरेसी क्या है, कुछ मिस्टेक्स अभी नहीं देखो हुई, इतना बड़ा प्रोसीजर आप है। बोल रहे थे ना करेंटली महाराष्ट्र की पॉपुलेशन अभी 11.42 करोड़ 2012 नहीं की बता नहीं, रहा है। मैं ओ सिर्फ भैया महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल दे रहा था, मेरे वैसे भारत में। एग्जाम्पल। तो हाँ, ये हाँ सब कुछ देखना पड़ता है और ये हर घंटे करना पड़ेगा फिर हमें। इसलिए अब लेस देन अ मिनट बचा है गाइस, तो एक काम करो, ये थर्ड वाला पॉइंट मैं बाद में बताता हूँ, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी लेस देन अ मिनट में। टाइम होगी ना भैया, आप करो तो कंटिन्यू। अभी इसमें ध्यान मत दिया करो, फिर अपन जब भी मीटिंग एंड होगी कोई हर कोई वही लिंक में ज्वाइन करे प्लीज। हाँ लेकिन अभी जो तो बोल मीटिंग एंड हो ही जाएगी अभी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये नया पॉइंट है, तीसरा नया पॉइंट है, तो मैं हाँ तो फिर मैं अपन डाउनलोड बाद कर वाले से लो। डिस्कस करूँ। अभी हाँ हो ही जैसे जाएगी, लेस देन अ मिनट ही है। नागेश भी है स्टॉप कर दो। हाँ ठीक। तो वापस रिस्टार्ट होता है।